ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते हैं भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के आधार से हमको ये चर्चा करनी है। इस चर्चा में हम क्या क्या बात करेंगे, पहले उसके संबंध में मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ तोडरमल जी के द्वारा रचित है, ये सभी को पता है, पर ये किस किस तरह से हमारे पास पहुँचा है, क्या इसका इतिहास रहा है, उसके संबंध में भी हम थोड़ी बात करेंगे। उसके अलावा हमारा मुख्य विषय मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ जो हस्तलिखित था, हस्तलिखित खुद तोडरमल जी के हाथ से लिखा हुआ ग्रंथ, उस ग्रंथ के आधार से हमको चर्चा करनी है। पूरा ग्रंथ हम इस व्याख्यान माला में नहीं लेंगे, लेकिन उसमें जो कुछ विशेष बिंदु थे, कुछ विशेष स्थल थे, उनके संबंध में चर्चा करेंगे। इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ तोडरमल जी ने जब लिखा, उसके बाद उसकी हस्तलिखित प्रतियां बहुत ज़्यादा हुई, और उसके बाद जब ये प्रकाशन में आया तो प्रकाशन भी जगह जगह से अलग अलग भाषाओं में हुआ। अंग्रेजी में हुआ, कन्नड़ में हुआ, गुजराती में हुआ, तरह तरह की भाषाओं में अलग अलग संस्थाओं के द्वारा ये प्रकाशन किया गया। इस सब का इतिहास भी हम देखेंगे। साथ ही यहाँ जो हमें मुख्य विषय लेना है वो हमारा ये रहेगा कि जो भी हमारे पास उपलब्ध प्रतियां हैं उनमें, और हस्तलिखित जो तोडरमल जी का मूल ग्रंथ है, मूल उनके हाथ का लिखा हुआ, हस्तलिखित तो और प्रतियां भी मिलेंगी आपको, जगह जगह मंदिरों में आपको मोक्ष मार्ग प्रकाशक की हस्तलिखित प्रतियां देखने को मिलेंगी, लेकिन तोडरमल जी की जो मूल हस्तलिखित प्रति है उससे वर्तमान प्रकाशित प्रतियों में कहीं पर कुछ जगह पर हमको कुछ अंतर देखने को मिल जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमारा विषय ये नहीं है कि किसी ने कुछ गलत छापा है या किसी ने कुछ ऐसी त्रुटियां की है या कुछ समझ लीजिए गलतियां हुई हैं। गलतियां गिनाना यहाँ उद्देश्य नहीं है, बल्कि हम इसका जो अध्ययन करेंगे वो इस रूप में करेंगे कि तोडरमल जी ने वहां पे मूल ढूंढारी में क्या लिखा था और संपादन होते होते, अनुवाद होते होते उसकी जगह पे क्या आ गया, क्यों आ गया, उसकी भी कहानी है ना, वो भी हम देखेंगे। पहले थोड़ा सा हम इतिहास देखते हैं। तोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक की जो रचना की थी, संवत विक्रम संवत 1823-24 में उसकी रचना चल रही थी, पूरी नहीं हो पाई थी, अधूरा रह गया था ग्रंथ। जैसा सबको पता है तोडरमल जी की कहानी, तोडरमल जी को राजा ने मृत्युदंड दे दिया और हाथी के पैर के नीचे कुचलवा कर उनकी हत्या कर दी गई। उसके पीछे भी बहुत लंबी सारी कहानियां होती हैं। कोई उसको 5वें 6ठे अधिकार के कारण पनपा विद्वेष बताते हैं, कोई कुछ बातें कहते हैं, कोई कुछ बातें कहते हैं। जो भी हो, तोडरमल जी की आयु पूरी हुई और ग्रंथ अधूरा रह गया। अधूरा रह गया, इसमें भी अपने को एक बात करनी है कि हमारे पास जो उपलब्ध ग्रंथ है ना, मैं आपको इसका पहले एक चित्र दिखा देता हूं। मेरे पास उसकी हस्तलिखित जो फोटोकॉपी है वो मौजूद है। ये तोडरमल जी के हाथ का लिखा हुआ ग्रंथ है, उसकी पूरी फोटोकॉपी है जो मैंने जयपुर में तोडरमल जी के मंदिर से प्राप्त की थी। इसमें जगह जगह आपको देखने को मिलेगा कि तोडरमल जी ने कितनी इसमें कटिंग की है, इससे निर्धारित हो जाता है कि यह हस्तलिखित उन्हीं की है। तो मैं आपसे कह रहा था कि ये जो अधूरा रहा, इसमें कितना अधूरा रहा ये हम सकते हैं। हम सोचते हैं आखिरी शब्द बहुरी जो आपको कटा हुआ मिलता है, आपको प्रकाशित प्रतियों में आखिरी शब्द बहु ऐसा लिखा हुआ मिलता है, बहुरी भी पूरा लिखा हुआ नहीं मिलता। तो हम यूं सोचते हैं कि तोडरमल जी लिख रहे थे और जो वाक्य लिख रहे थे लिखते लिखते ही उनको उठा करके सैनिक ले गए और फिर ये अधूरा रह गया, बहुरी भी पूरा नहीं लिख पाए। बहुत से लोग इस तरह से सोचते हैं।
उनका सोचना जायज भी है, क्योंकि उनको यही देखने को मिला है, मूल उन्होंने देखा नहीं है। वास्तविकता यह है कि इसके बाद, मेरा मानना यह है कि इसके बाद भी कम से कम एक आध पृष्ठ तो और था। मैं कैसे कह सकता हूं ये बात? कोई ग्रंथ अगर अधूरा रहता है तो किस तरह से रहता है, वो मैं आपको एक नमूना दिखाता हूं। इसमें आप पेज नंबर 109 पे देखेंगे तो आपको अधूरापन किस तरह का होता है ये समझ में आएगा। कोई व्यक्ति अगर लिख रहा है और वो ग्रंथ अधूरा रहेगा तो इस तरह से रहेगा, ये यहीं पर छूट गया। पूरा पेज में अभी जगह बाकी है, लेकिन पेज में जगह बाकी होने के बाद भी आगे नहीं लिखा गया, इसको कहते हैं कि ग्रंथ अधूरा रह गया। अब टोडरमल जी का जो अधूरा रहा है, ये तो पक्की बात है अधूरा रहा है, लेकिन वो बहुरी पर ही छूटा, ये मैं नहीं मान सकता। वो इसलिए नहीं मान सकता क्योंकि ये उपलब्ध प्रति का आखिरी पत्र है, और यहां पे आपको नजर आ रहा होगा बहुरी, ये जो बहु लिखा हुआ है, ये नीचे तो फुटनोट है, नीचे को छोड़ दीजिए, यहां जो दिख रहा है ये आखिरी पंक्ति है इस पेज की। माने इसके आगे का कम से कम एक पेज या आधा पेज तो उपलब्ध था जिसमें कुछ वो पंक्तियां लिखी थी। क्योंकि ऐसा आप प्रैक्टिकली सोचिए कि सैनिक अगर पकड़ने भी आएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि लिखते लिखते ही उठा करके ले गए, और उस टाइम पे वो लिख ही रहे थे। सैनिक आएंगे तो कुछ ना कुछ बातचीत होगी, वो लिख रहे होंगे, उनको आवाज दी गई होगी कि भाई बाहर सैनिक आए हैं, आपको ढूंढ रहे हैं, या कुछ बात होगी, तो कम से कम जो भी वो लिख सकते हैं वो लिखते, कुछ ना कुछ तो वो लिख ही रहे थे आगे। तो मेरा मानना यह है कि इसके आगे का भी कम से कम एक पेज, ज्यादा भी हो सकते हैं। और जैसा कि दादा ने अपने रिसर्च में बताया है, दादा माने डॉक्टर हुक्मचंद जी भारिल साहब, छोटे दादा जिनको हम बोलते हैं प्यार से, उन्होंने बताया है कि इसके बाद के पृष्ठ कहाँ गए कोई नहीं जानता। वो जब्त कर लिए गए थे, पूरी प्रति ही जब्त कर ली गई थी, किस्मत से यही कुछ पेज हमको मिल पाए थे, और जो भी पत्र उपलब्ध हुए उन्हीं के आधार से हमें वर्तमान प्रकाशन देखने को मिलते हैं। उसमें 9 अधिकार मिलते हैं, और उन 9 अधिकारों में वो सारी की सारी जो विषय वस्तु टोडरमल जी ने खोली है, बिल्कुल अभूतपूर्व है, अभूतपूर्व। ये जो हमने व्याख्यान माला यहाँ प्रारंभ की है, इसका एक उद्देश्य ये भी है कि लोगों को टोडरमल जी की ज्ञान की गंभीरता पता चले। वो एक एक बात पर, एक एक शब्द पर नहीं, एक एक अक्षर और उसकी मात्रा पर कितना जोर देते थे, ये मैं आपको इसमें सब दिखाना चाहता हूँ। व्याख्यान माला जितने दिन भी चलेगी, हम इसके कुछ विशेष बिंदुओं पर ध्यान देंगे। खैर वो आगे की बात है, अभी तो मैं आपको कुछ इतिहास के बारे में बता रहा था। तो ये तो कहानी थी टोडरमल जी के इस ग्रंथ के अधूरे रहने की, माने किस प्रकार से ये ग्रंथ अधूरा रहा है, किस तरह से हमें जो बहुरी शब्द लिखा हुआ मिलता है, तो अकेला बहु लिख के नहीं छोड़ा था, वो आगे भी एक आध वाक्य, एक आध पैराग्राफ, कुछ ना कुछ तो जरूर लिखा था टोडरमल जी ने, लेकिन किस्मत से वो हमको उपलब्ध नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको पेज दिखाया था, पेज नंबर 109 में फिर से आपको दिखाना चाहूंगा, दोनों में अंतर क्या है। आपको मूल प्रति देखनी हो, पहले मैं एक थोड़ी सी सूचना आप सबको देना चाहता हूं। कुछ लोगों को ये व्याख्यान माला में थोड़ी बोरियत भी हो सकती है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा शोध परक चिंतन और जो अध्ययन है वो किया जाएगा। यहाँ पे सामान्य रूप से जैसे हम एक विषयवार क्रम चलाते हैं वैसा यहाँ नहीं चल पाएगा। इसमें कुछ विशेष स्थलों पर मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा, इसलिए आप लोग सभी कम से कम ग्रंथ साथ में लेकर बैठें। जो भी ग्रंथ, मतलब जहां से भी प्रकाशित मोक्षणा प्रकाशक आपके पास है वो सब आप लेकर के बैठें। मूल प्रति आप हस्तलिखित ग्रंथ कभी देखने जाएंगे तो मंदिरों में आपको इस तरह के हस्तलिखित ग्रंथ ऐसे प्राप्त होंगे, है ना। आपको साफ सुथरी राइटिंग नजर आ रही होगी, और इसमें कोई काटा पीटाई भी आपको नहीं मिलेगी, बिल्कुल एकदम साफ सुथरा आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये टोडरमल जी के हाथ का नहीं है। अब ये है पेज नंबर 109, यहां तक आपको बिल्कुल साफ सुथरा मिलेगा, और यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, इससे आगे पत्र संख्या 59 पर देखना। 59 का मतलब वो पत्र के हिसाब से पेज नंबर अलग से डले हुए हैं। अब इसके बाद जैसे ही हम पेज पलटते हैं, अब आप देखिए, ये ओरिजिनल हस्तलिखित प्रति की निशानी है। ये जो काटा पीटी आपको नजर आ रही है, ये ओरिजिनल हस्तलिखित प्रति की निशानी है।
जो प्रोफेशनल लिखने वाले हुआ करते थे, प्रतिलिपियां करने वाले हुआ करते थे, उनकी राइटिंग भी सुंदर होती थी और उनसे कुछ काटा पीटी भी एकाएक तो नहीं होती थी। सामान्य सी तो हो सकती है, लेकिन जितना आपको यहाँ दिख रहा है ये नहीं हो सकती थी। टोडरमल जी की लिखावट क्या इतनी खराब थी या कुछ ऐसी कुछ बात थी क्या कि उनको उनसे गलतियां बहुत होती थी तो ज्यादा काटते थे? ऐसा नहीं। टोडरमल जी बहुत सूक्ष्म दृष्टि वाले विद्वान थे। आपको पता है हिंदी साहित्य में सबसे पहला गद्य, स्वतंत्र गद्य ग्रंथ कौन सा है? आप कहेंगे मोक्षमा प्रकाशक। मैं कहता हूं मोक्षमा प्रकाशक नहीं है। आपको ध्यान है दीपचंद जी शाह कासलीवाल ये टोडरमल जी से पहले हो चुके हैं। बनारसी दास जी टोडरमल जी से पहले हो चुके हैं। इन्होंने भी गद्य लिखा है। बनारसी दास जी की भी एक चिट्ठी मिलती है, निमित्त उपादान की चिट्ठी अथवा परमार्थ वचनिका, ये बनारसी दास जी के ग्रंथ हैं। और दीपचंद जी शाह कासलीवाल के बहुत से ग्रंथ आपने देखे होंगे, जैसे अनुभव प्रकाश है, चिद विलास है और भाव दीपिका है, ये सब गद्य ग्रंथ हैं। लेकिन इनको मान्यता नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? इनकी भाषा इतनी परिष्कृत नहीं थी, इनकी वर्णन शैली इतनी परिष्कृत नहीं थी जितनी टोडरमल जी की है। इसलिए लोग बाग टोडरमल जी को ही जानते हैं, है ना। हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी को भी कहिए, लेकिन ये समझने की बात है कि टोडरमल जी का लिखा हुआ इतना प्रसिद्ध क्यों और बाकी का लिखा हुआ इतना प्रसिद्ध क्यों नहीं। तो उसका सीधा सीधा जवाब मिलता है, जैसी वर्णन शैली, जैसी भाषा और जैसी भाषा में प्रौढ़ता, या यूं कहें कि वर्तमान में जो प्रचलन में है भाषा, उससे जितनी ज्यादा नजदीकी टोडरमल जी की दिखती है उतनी किसी अन्य की नजर नहीं आती। किसी अन्य में आपको ये विशेषताएं नहीं मिलेंगी। उसका कारण क्या? उसी का कारण है ये जो काटा पीटी मैंने अभी आपको दिखाई है। टोडरमल जी एक एक शब्द पर बहुत बहुत विचार किया करते थे, एक मात्रा तक पे बहुत विचार किया करते थे, बहुत गंभीरता से, कि ये चीज यहां फिट बैठती है या नहीं। उन्होंने बहुत बहुत काटा। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। अभी तो आपने छोटा मोटा काटा हुआ देखा था, ये देखिए, ये पूरा पेज आपको सबको नजर आ रहा होगा। ये पूरा पेज टोडरमल जी पूरा पेज का पेज काटने में नहीं हिचकते थे, जरा सा भी नहीं घबराते थे। कौन इतना निर्मम लेखक होगा जो अपनी लिखी हुई एक पंक्ति को भी काटने की हिम्मत करेगा? आज के जमाने में जहां जरा जरा से, क्या कहूं अब, जो थोड़ी बहुत तुकबंदी करके और खुद को कवि समझने लग जाते हैं या खुद को बहुत बड़ा लेखक समझने लग जाते हैं, एक बार टोडरमल जी की हस्तलिखित प्रति देखनी चाहिए। कम से कम उनको यह ज्ञान होगा कि लेखक को अपनी रचना के प्रति कितना निर्मम होना चाहिए। वो पूरा देखते थे कि ये लाइन यहाँ फिट नहीं होती है, ये लाइन अपन आगे लिखेंगे, या ये शब्द यहाँ फिट नहीं होता है, इस शब्द की जगह ये शब्द ठीक है। मैं आपको सैकड़ों जगह दिखा सकता हूं, सैकड़ों जगह जहां पे टोडरमल जी ने, ये तो खैर पेज का पेज ही काटा है, पूरी लाइनों की लाइनें उड़ा दी, फिर से लिखा वो पैराग्राफ, कुछ शब्द बदल करके लिखा। बहुत सी जगह आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि कुछ ऐसा विषय काटा हुआ है जो अपने को प्रकाशित प्रतियों में देखने को मिलता ही नहीं है, वो भी अपने काम का है। उन चीजों पर भी हम विचार करेंगे। उसमें बहुत से लोग यूं कह सकते हैं कि जब टोडरमल जी ने काट दिया तो हमको देखने की क्या जरूरत। अरे भाई, ये मत भूलो कि टोडरमल जी की ये रचना अधूरी रही थी, और टोडरमल जी को ये आप गहराई से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि टोडरमल जी के दिमाग में बहुत सी बातें उस समय चल रही थी। वो तरह तरह से विचार करते थे। कभी उनको लगता था ये विषय उठा करके आगे देना है तो भी वो काट दिया करते थे। अब कभी कभी तो वो देने में सफल हो गए, जैसा कि उन्होंने दिया। आपको ध्यान हो तो दादा ने प्रस्तावना में ऐसा लिखा है कि टोडरमल जी लिखते थे, इसका वर्णन आगे करेंगे, इसका वर्णन आगे करेंगे। तो कहीं कहीं पर तो उन्होंने वो वर्णन किया है, और कहीं कहीं पर वो वर्णन करने से रह गए। रह क्यों गए? कि ग्रंथ अधूरा रह गया, आगे वो वर्णन आ सकता था। तो बहुत से स्थल ऐसे हैं जो काटे हुए हैं खुद टोडरमल जी के हाथ के, लेकिन फिर भी अपने को समझने लायक हैं, अपने को वो देखने लायक है। हमें काफी उससे मदद मिलती है समझने के लिए। ऐसे बहुत से स्थल हम लोगों ने नोट किए हैं, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये तो बात थी टोडरमल जी की हस्तलिखित मूल प्रति की। इस मूल प्रति में जो 109 पेज तक लिखा हुआ मिलता है, जो मैंने आपसे कहा वो टोडरमल जी के हाथ का नहीं है, लेकिन वो टोडरमल जी की निगाह से निकला हुआ है पूरा का पूरा। उसी के आगे का विषय खुद टोडरमल जी के हाथ का है। असल में होता ऐसा था कि टोडरमल जी लिखते जाते थे और उधर उनकी कॉपी होना चालू हो जाती थी। कॉपी होना माने प्रतिलिपि होना चालू हो जाती थी, है ना। स्वयं दादा ने भी अपने रिसर्च में ये बात कही है, जिसमें ब्रह्मचारी रायमल जी का तो स्पष्ट उल्लेख है। जब सम्यक ज्ञान चंद्रिका लिखी जा रही थी,
टोडरमल जी इधर पेज लिखते हैं और उधर वो हाथों हाथ, उनको उतावली इतनी रहती थी कि एक दिन का भी इंतजार नहीं, हाथों हाथ वो प्रतिलिपि कराने तैयार। तो ये 109 पेज तक की तो प्रतिलिपि मिलती है हस्तलिखित, तो टोडरमल जी के नहीं मिलते। उसके बाद टोडरमल जी की मिलती है, और पूरी जो रचना है वो जो आखिरी बहुरी शब्द है वहां तक, उसमें भी बीच में 2 जगह 2 पत्र अलग से लगाए हुए मिलते हैं। वो संभवतः इसलिए हो सकता है कि वो पत्र गल गए हों, ओरिजिनल जो टोडरमल जी के थे वो पत्र गल गए हों, नष्ट हो गए हों, कुछ उनमें गड़बड़ हो गई हो, तो हो सकता है इस वजह से वो नए रूप में लिखवाए गए। ये उसमें संभावना अपन व्यक्त कर सकते हैं। जो भी हो, ये जो भी मूल है अपने पास यही उपलब्ध है, और इसी के आधार से आगे प्रकाशन होने लगे। ये तो इतिहास हुआ हस्तलिखित प्रति का। अब मैं आपको इतिहास बताता हूं प्रकाशन कहां से प्रारंभ हुआ। आप सोच रहे होंगे हिस्ट्री लेके क्यों बैठ गए। हिस्ट्री इसलिए लेके बैठना पड़ रहा है क्योंकि जिन संशोधनों पर, जिन विशेष स्थलों पर हम चर्चा करेंगे, कहीं आपके दिमाग में ये नहीं आ जाए कि ये प्रकाशित प्रतियों पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, या ये उनकी गलतियां निकाल रहे हैं, या ये पता नहीं क्या कहां से लेकर के आ गए। इसलिए मैं ये आपको इतिहास बता रहा हूं। तो आज तो हम जितना भी हमको देर लगती है, थोड़ा सा इतिहास आप लोग समझें। तो ये हस्तलिखित प्रति लिखी गई। इसके बाद पुराने जमाने में जब भारत में छापे खानों की व्यवस्था नहीं थी, प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, उस समय पर प्रोफेशनल लेख करने वाले, प्रतिलिपियां बनाने वाले हुआ करते थे। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि जितने भी 13 पंथ आमनाय के आपको मंदिर मिलेंगे, 100 में से 100 मंदिरों में, 100 में से 100 मंदिरों में आपको मोक्ष मार्ग प्रकाशक देखने को मिल जाएगा। ये बात मैं इतनी दृढ़ता से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने कुछ शोध कार्य किया है, रिसर्च वर्क किया है, पीएचडी कर रहा था मैं, तब मेरा विषय पांडुलिपियों के ऊपर ही था। और जितने भी, ध्यान रखिएगा, 13 पंथी मंदिर की बात की है मैंने, 13 पंथी मंदिर हो और उसमें मोक्षमा प्रकाशक नहीं हो, ये बिल्कुल असंभव जैसी बात है। क्योंकि टोडरमल जी तो एक तरह से 13 पंथ के, ये जो क्रांति चली थी इसके एक तरह से मुखिया थे, और उनकी ये रचनाएं हमको लगभग प्रत्येक 13 पंथी दिगंबर जैन मंदिर में मिल जाती, अन्य में भी मिल जाएगी, और जो ग्रंथागार हैं उनमें भी मिल जाएगी। वो सारी प्रतियां हस्तलिखित तो हैं, लेकिन वो मूल नहीं है। अपन जिससे बात कर रहे हैं, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले चित्र दिखाया, वो सब टोडरमल जी की हस्तलिखित प्रति के थे, उनके खुद के हाथ से लिखी हुई, खुद के हाथ से लिखी हुई प्रति। तो इस तरह से तो ये प्रकाशन के पहले की बात हुई। फिर सबसे पहला प्रकाशन हुआ लाहौर से। बाबू ज्ञानचंद जैनी थे लाहौर के, और उन्होंने इसको सबसे पहले छापा था। मैं आपको सन के हिसाब से बताऊं तो सन 1898, माने 122 साल पहले, 122 साल पहले 1898 में, 122 ही हुए ना, हाँ 122 साल पहले 1898 में बाबू ज्ञानचंद जैन लाहौर ने, है ना, लाहौर उस समय भारत का ही हिस्सा था, पाकिस्तान उस समय अलग नहीं हुआ था 1898 में। तो उस समय सबसे पहले प्रकाशन हुआ था, सबसे पहले ढूंढारी में। उसके बाद जगह जगह से प्रकाशन हुए, दिल्ली से हुए, मथुरा से हुए, और भी जगह जगह से प्रकाशन इनके हुए हैं। आप सोचेंगे कि मोक्षमा प्रकाशक माने टोडरमल स्मारक ट्रस्ट से छापा गया होगा शायद सबसे पहले, बहुत से लोग ऐसे ही सोचते हैं, क्योंकि टोडरमल जी की रचना है और टोडरमल स्मारक तो बहुत बाद में सत्ता में आया है, सन 1967 में सत्ता में आया है। उसके पहले से, मतलब आप सोचो 1898 कह रहा हूं मैं आपसे, तो कब से छप रहा है, कब से, और हिंदी में भी इससे पहले छप चुका है। ऐसा नहीं है कि सोनगढ़ या जयपुर से ही सबसे पहले इसका प्रकाशन हुआ हो, अन्य संस्थाओं से भी ये प्रकाशित हो चुका है। वो लिस्ट आप देख सकते हैं, दादा ने जो प्रस्तावना लिखी है उसके अंदर ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं। संवत 1898 में सबसे पहले छपा था, उसकी आज कोई हमारे पास प्रति, मतलब मुझे देखने में नहीं आई, ना उसकी पीडीएफ उपलब्ध है। उसके बाद सन 1925 में एक शायद दिल्ली से, दिल्ली से नहीं, वाराणसी से छपा था, उसकी पीडीएफ उपलब्ध है आज भी। ढूंढारी में ही छपा था, उसकी पीडीएफ मौजूद है। उसके बाद दिल्ली से छपने लगा, सस्ती जैन ग्रंथमाला करके थी, परमानंद जी शास्त्री उसके संपादक थे, उन्होंने छपा। तो ये सब तब की बात है जब कंप्यूटर टाइपिंग नहीं थी, जब प्रिंटिंग प्रेस थी, वो बड़े बड़े छापा खाने की वो प्लेटें बनती थी, उनमें अक्षर फिट करके और फिर वो छापे जाते थे। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ
क्योंकि बहुत सी जगह वो अक्षर गिर गए तो शब्द बदल गए। ऐसे प्रकरण में आपको दिखाऊंगा, शब्द बदल गए, अर्थ बदल गए वो अक्षरों की वजह से। तो पहले जो प्रिंटिंग प्रेस चला करती थी, आप लोगों ने अगर देखी हो, तो बड़ी बड़ी प्लेटें होती थी, उनमें अक्षर सजाए जाते थे और फिर ऐसे मशीन उनको छापती थी, है ना। तो अब कहीं पे कोई अक्षर गिर गया, कोई शब्द गिर गया, कोई पंक्ति की पंक्ति गिर गई, तो वो चीज छपने से रह जाती थी। अब ये सब कब छपी? अभी तक अपन स्मारक और सोनगढ़ से प्रकाशित प्रतियों तक नहीं आए हैं। ये संवत छोड़ो, मैं सीधे सीधे आपको बताता हूं। सन 1960 में तीसरा संस्करण प्रकाशित हुआ था दिल्ली से, सस्ती जैन ग्रंथमाला दिल्ली से, परमानंद जी शास्त्री के संपादकत्व में उन्होंने लिखी थी। अब एक और मजे की बात मैं आपको बताता हूं। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि ये जो अनुवाद है जो आज हम देखते हैं, ये दादा ने माने डॉक्टर साहब ने किया है और हेडिंग वगैरह ये सब दी। संपादन जरूर दादा ने किया है, लेकिन हेडिंग इसके पहले भी मिलती थी। परमानंद जी वगैरह ने जो छपे थे उसमें हेडिंग वगैरह सब उपलब्ध है, पैराग्राफ उन्होंने बना रखे थे, हेडिंग बना रखी थी। तो फिर दादा ने क्या किया? दादा ने संपादन किया उसका बारीकी से। दादा ने बहुत मेहनत की इसमें। उसमें बहुत सी हेडिंग उचित नहीं लगती थी तो वो हेडिंग उन्होंने बदली है। कुछ पैराग्राफ जो अटपटे थे, कोई छोटे थे तो उनको बड़े किए हैं, कोई पैराग्राफ अधिक बड़े हो गए तो उनको व्यवस्थित करके छोटा किया है, किन्हीं का विषय टूट रहा था तो विषय मिलाया है, कहीं पे अलग विषय था तो उन विषयों को अलग किया। बहुत बहुत मेहनत की है वास्तव में दादा ने। आखिरकार उन्होंने रिसर्च की है तो ये सब मेहनत उनकी होनी ही थी और उन्होंने जैसा भी था वो किया। तो स्मारक से क्या कहें, बल्कि उस टाइम तो शायद सत साहित्य प्रकाशन केंद्र सोनगढ़ के नाम से निकला करता था। तो सबसे पहले सन 1966 या 1967, माने आज से कितना हो गया, 64 साल पहले, है ना। 64 नहीं, 54 साल पहले, आज से लगभग 54 साल पहले अपने सोनगढ़ अथवा जयपुर, कुछ भी आप कह लो, वहां से पहली ये प्रकाशित प्रति अपने यहां से हिंदी भाषा में अनुवाद होकर के निकली थी। ठीक है, तो ये तो हिस्ट्री हुई हिंदी अनुवाद तक आने की। अपने जो हिंदी अनुवाद हुआ उसके पहले भी एक आध जगह से हिंदी निकली थी, लेकिन उसकी प्रतियां मिलती नहीं है। जो मैंने दिल्ली वाला संस्करण आपको बताया है, वो दिल्ली का संस्करण मूल ढूंढारी से ही प्रकाशित था, है ना। हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर ढूंढारी छपी, उन ढूंढारी जो छपी थी उनके आधार पर अनुवाद हुआ, उसके आधार पर संपादन हुआ और उसके बाद ये प्रकाशित प्रतियां हमारे हाथ में है ना। ये प्रतियां निकली, कई जगह से निकली। दिगंबर जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट सोनगढ़ से, हाँ सही बात है, वहां से निकला है। गणतंत्र जी भाई साहब बता रहे हैं, यही नाम था पहले। और इस तरह से प्रकाशन होते होते हमारे सामने आई है। आज भी हमें जगह जगह से प्रकाशित प्रतियां मिलती हैं, है ना। कोई ऐसा नहीं है कि टोडरमल स्मारक या सोनगढ़ ने ही मोक्षमा प्रकाशक को छपा हो, बहुत जगह से छपी है, बहुत जगह से। वरुण भाई, उर्दू में भी छपी है, बिल्कुल सही बात है। सिर्फ उर्दू में नहीं, कन्नड़ में छपी है, गुजराती में छपी है, अंग्रेजी में ब्रह्मचारी हेमचंद जी भाई साहब उन्होंने भी अनुवाद किया है। तो कहने का अर्थ यह है कि बहुत बहुत इसका प्रकाशन हुआ है और काफी ज्यादा मात्रा में ये छप चुकी हैं, प्रकाशित हो चुकी हैं, देश विदेश में फैल चुकी हैं। समस्या क्या है, ये जो मैंने हिस्ट्री आपको बताई, ध्यान रखिएगा, मूल हस्तलिखित टोडरमल जी की, उसके आधार से ढूंढारी प्रतिलिपियां, उसके आधार से प्रकाशित ढूंढारी, उसके आधार से कोई दूसरी प्रकाशित ढूंढारी, उसके आधार से कोई अनुवाद हिंदी में, उसके आधार से गुजराती में अनुवाद या और तरह के अनुवाद, और फिर इनमें अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग संपादन का तरीका। तो जो मूल प्रति होती है वहां से इतना ज्यादा चलते चलते कोई प्रति छपती है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अंतर आ ही जाता है। भावों में भले अंतर ना आए, शब्दों में तो अंतर आ ही जाता है, अनुवाद होते ही शब्दों में अंतर आ जाता है, लेकिन कभी कहीं पर ऐसा अंतर भी आ जाता है जिससे कुछ अर्थ का अनर्थ हो जाए, कहीं ऐसा अंतर भी आ जाता है कि अर्थ का अन्य अर्थ हो जाए, अनर्थ तो नहीं, अन्य अर्थ, कुछ दूसरा ही अर्थ निकलने लग जाए। तो ऐसा हमारे पास जो प्रकाशित प्रतियां उपलब्ध हैं उनमें भी कुछ ऐसी संशोधन लायक बातें रह गई है। हमारी ये व्याख्यान माला उन्हीं बातों को फोकस करके चलेगी। माने मुख्य रूप से हमें यही विषय देखना है कि मूल ढूंढारी में टोडरमल जी ने
उस विषय के लिए क्या लिखा था, उस संबंध में क्या बताना चाह रहे थे, और वो अनुवाद होकर संपादित होकर के कैसे आ गई। इसमें किसी अनुवादक या संपादक का दोष हो ऐसा नहीं कहना है अपने को, किसी का भी दोष नहीं है, सबने पूरी पूरी मेहनत की है। लेकिन कोई क्या करे जब उसको वो मूल चीज नहीं मिले तो। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं, उसको अपन बाद में भी देखेंगे। 2 उदाहरण मैं आपको दूंगा, इससे आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से अंतर आ जाता है। जैसे एक प्रकरण है, शायद 161 पे या कहीं पर है ना, मुझे पेज नंबर ध्यान नहीं, अपन क्रम में देखेंगे तब आ जाएगा। वहां पर क्या है, टोडरमल जी ने जैसे लिखा, दया के अंगों को तो पालते हैं, ठीक है, ये मूल पंक्ति है, दया के अंगों को। अब जैसे मैंने आपको बताया था ना, पहले जो छापे खाने चलते थे उनमें अक्षर रखे जाते थे और फिर छपता था। अब उसमें से मान लीजिए द निकल गया, तो अब क्या बचेगा, या के अंगों को। ढूंढारी छप रही है, दया के अंगों को पालते हैं ऐसा कुछ था, या फिर दया के अंगों को नहीं पालते ऐसी पंक्ति थी, उसमें अब द निकल गया तो क्या बचा, या के अंगों को। अब किसी अनुवादक के पास वो प्रति पहुंची तो वो सीधे सीधे अनुवाद करेगा, या के की जगह कर देगा इसके अंगों को। तो मूल में शब्द था दया के और अनुवाद होकर के प्रकाशित हो गया इसके, ऐसा अंतर पड़ जाता है। ये तो हुआ अनुवाद में अंतर कैसे आ गया वो। दूसरा, संपादन में अंतर कैसे आ जाता है वो बताता हूं। जैसे हमने जो संशोधन का काम किया, इसमें मूल रूप से हमने 2-3 प्रतियां काम में ली हैं। स्मारक से जो प्रकाशित प्रति है एक तो वो ली है, शायद वो सन 2014 से प्रकाशित संस्करण, और सोनगढ़ से जो प्रकाशित प्रति थी, प्रकाशित प्रति एज इट इज तो नहीं ली, उसका जो पीडीएफ बना हुआ है सन 2010 का, वो हमने काम में लिया। उसमें एक मजेदार चीज देखने को मिली, उसमें शायद 6ठे अधिकार के अंत में, या शायद 6ठे का ही है या 7वें के अंत में, वहां पर एक पंक्ति आती है, इस प्रकार से नाना मिथ्या दृष्टियों का विवेचन किया। ठीक है, अब जयपुर से अलग प्रकाशन हुआ है, सोनगढ़ से अलग हुआ, बाद में ऐसा होने लगा। तो जयपुर से जो संपादन हुआ वो तो जो था वो हुआ, और सोनगढ़ से जो संपादन हुआ वो किसी गुजराती व्यक्ति ने किया होगा, ऐसा मैं कह सकता हूं। कैसे कह सकता हूं, मूल पंक्ति क्या बता रहा था मैं आपको, इस प्रकार नाना मिथ्या दृष्टियों का वर्णन किया। अब कोई गुजराती संपादक उसको अनुवाद करने बैठा, और चूंकि गुजराती भाई है, नाना का अर्थ छोटा, तो उसने लिख दिया इस प्रकार छोटे मिथ्या दृष्टियों का विवेचन किया। अब नाना मिथ्या दृष्टियों का विवेचन का अर्थ क्या, नाना मिथ्या दृष्टि माने विभिन्न प्रकार के, तरह तरह के, अलग अलग तरह के मिथ्या दृष्टियों का विवेचन यहाँ पे किया गया, ये वहां पे आशय था। लेकिन अब चूंकि गुजराती भाई संपादन करने बैठा और हिंदी का ज्ञान था, तो सोचने लगा कि मैं ही सारा अनुवाद कर सकता हूं। जिसने भी किया हो, मुझे किसी पर आक्षेप नहीं करना है, लेकिन इस तरह से गलतियां हो जाती हैं, रह जाती हैं। बुद्धिपूर्वक गलती रखी गई हो ऐसा नहीं है, लेकिन अब चूंकि अनुवाद प्रस्तुत करना है, तो मेरे दिमाग में जो आएगा, जैसा मैं समझता हूं हिंदी भाषा को, वैसा मैं अनुवाद करूंगा, या जैसा मैं समझता हूं संपादन को, वैसा संपादन करूंगा। तो इस तरह से चाहे और अनचाहे बहुत सी कुछ अंतर मूल प्रति से हमको देखने को मिल जाते हैं। किसी संस्था की, किसी व्यक्ति की इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन ये एक सहज प्रक्रिया है, संपादन अनुवाद होते होते मूल प्रति से कहीं ना कहीं कुछ अंतर आ ही जाता है। तो इस तरह से ये संपादन अनुवाद होते होते हमारे हाथ में आई है। बीच में एक बात और बताना चाहता हूं, कुछ लोगों ने ऐसे प्रकाशन भी किए हैं जो दिखता तो ऐसा है कि उन्होंने मोक्षमा प्रकाशक छापा है, लेकिन असल में उनके वो प्रकाशन टोडरमल जी पर और मोक्षमा प्रकाशक ग्रंथ पर उंगली उठाने के लिए किए गए। उन्होंने बीच बीच में अपने मंतव्य बीच बीच में ठूंस दिए, विशेष नाम से, विशेष करके अथवा विशेषार्थ, इस तरह से करके उन्होंने अपने बीच बीच में जगह जगह पर अपने मंतव्य लिख दिए। भाई, जब आप किसी मूल ग्रंथकार की कोई रचना आप प्रकाशित करते हो, तो ये आपको बिल्कुल भी अधिकार नहीं है कि आप उनके बीच बीच में अपने मंतव्य घुसा दो। भले ही आप विशेषार्थ करके दे रहे हैं ना, लेकिन आप उनके भाव अगर बदलते हो तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। अब उन्होंने उसके लिए बहुत मीठी भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने टोडरमल जी के लिए पूरा सम्मान दर्शाया, और मोक्षमा प्रकाशक के लिए पूरा सम्मान दर्शाया, और साथ में ये भी कहते गए कि चूंकि टोडरमल जी को वो धवला आदि ग्रंथ उपलब्ध नहीं हुए थे, वो सब कहानी आपने सुन रखी होगी, दक्षिण देश में लोग भेजे थे धवला आदि ग्रंथों की खोज में, लेकिन नहीं मिल पाए। ये सब खुद टोडरमल जी ने भी लिखा है ना, रायमल जी ने भी लिखा है। तो वो तो कहानी सब नहीं मिले।
अब वो उसी चीज को पकड़कर, चूंकि उनको ये नहीं मिल पाए, तो हो सकता है कि इस विषय में उनको इस बात का ज्ञान नहीं हो पाया और सिद्धांत ग्रंथों में ऐसा आता है वैसा आता है, कुछ अलग अपेक्षा से लेकर के कुछ अलग बात वहां पर प्रस्तुत कर दी। लगभग 40-42 जगह पर कुछ लोगों ने इस तरह से भी ग्रंथ छापे हैं। और उनके वो ग्रंथ छापने के बाद देवेंद्र कुमार जी नीमच वाले, है ना, बहुत स्वाध्यायी अच्छे विद्वान थे, डॉक्टर देवेंद्र कुमार जी जैन साहब नीमच वाले, उन्होंने उस प्रकाशन का, जिन प्रकाशन की मैं आपको बात कर रहा हूं, उस प्रकाशन के जो विशेष स्थल थे, जो उन लोगों ने विशेषार्थ करके निकाले, उसके समझ लीजिए स्पष्टीकरण में मोक्ष मार्ग प्रकाशक विशेष समीक्षा ऐसा करके एक ग्रंथ निकाला, वो भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है, आप लोग वो भी देख सकते हैं। तो उन्होंने उसमें ये सिद्ध किया कि टोडरमल जी ने जो बातें लिखी थी वो पूरी तरह से सही थी, और आप जो उनको ये विशेषार्थ करके या कुछ और बात करके आप बताना चाह रहे हो कि ऐसा है, ऐसा नहीं लगेगा या वैसा है, ये आपकी बात पूरी गलत सिद्ध होती। उन्होंने तर्क सहित, आगम युक्तियों सहित वो सारी बातें सिद्ध की हैं। तो अगर किसी को वैसी इच्छा हो बहुत गहराई से देखने की तो वहां से देखें, और नहीं तो सीधे सीधे मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ का अध्ययन करें, यही बात अपन यहाँ पे कह सकते हैं। खैर वो अलग बात है, जिसके जैसे भाव हो, क्योंकि लोग बाग तो टोडरमल जी पर भी उंगली उठा देते हैं, टोडरमल जी को भी अप्रमाणिक बता देते हैं, उनके बारे में हमको कुछ चर्चा नहीं करनी है। मैं तो संक्षेप में इतना कहना चाहता हूँ, मेरे मन के भाव जो टोडरमल जी के प्रति हैं। आपको पता आचार्य कल्प शब्द लगाते हैं पर टोडरमल जी के साथ, आचार्यों ने जैसा काम किया वैसा काम टोडरमल जी ने करके दिया, इसलिए आचार्य कल्प लगा। ये तो सबको पता है, इसमें क्या विशेष बात है। विशेष बात मैं तो आपको ये कहना चाह रहा हूं, मेरे मन में टोडरमल जी की भक्ति इतनी है कि टोडरमल जी का लेवल, उस लेवल की तुलना किसी अन्य विद्वान से नहीं की जा सकती, बिल्कुल नहीं की जा सकती, बिल्कुल। मतलब मैं एकदम दृढ़ होकर के आपसे ये बात कहता हूं, कोई भी विद्वान, सभी विद्वान अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, चाहे वो भूधर दास जी हों, चाहे दयानंद राय जी हों, दौलत राम जी हों, भागचंद जी, सब इन्हीं की परंपरा के हैं, सबने इन्हीं का पोषण किया है। लेकिन जो लेवल टोडरमल जी का था, वो लेवल किसी का भी नहीं है, बनारसी दास जी तक का भी वो लेवल नजर नहीं आता, है ना। सब इनसे मिलते हुए ही हैं, सबकी बिल्कुल यही परंपरा और यही एक ही लाइन पे सभी मिलेंगे। लेकिन होता है ना किसी की, जैसे मैं आपको बताऊं, आप लोग सोचते होंगे 7वें अधिकार में निश्चयाभास, व्यवहाराभास, उभयाभास का प्रकरण है, तो टोडरमल जी ने एकदम नया विषय हमारे सामने प्रस्तुत किया है, ऐसा नहीं है। दीपचंद जी शाह कासलीवाल उन्होंने भी किया है, लेकिन उनके पास वो भाषा शैली नहीं थी जो टोडरमल जी के पास थी, उनके पास वो रचना वैशिष्ट नहीं था जो टोडरमल जी के पास था। इसलिए मैं कहता हूं टोडरमल जी का लेवल सबसे अलग है, सबसे अलग। मतलब अपन 3 लेवल अपने विद्वानों के रख सकते हैं। एक तो वो आचार्य जिन्होंने अपने मूल ग्रंथ लिखे, वो तो हो गए मुनिराज, आचार्य हो अथवा मुनिराज हो वो। दूसरे टोडरमल जी जो हैं तो श्रावक, लेकिन काम उनके जैसे ही किया है। और तीसरा लेवल जो अपने बाकी सब आदरणीय विद्वान हुए हैं, है ना, इन्हीं की परंपरा के हुए हैं, दौलत राम जी हो, भागचंद जी हो, भूधर दास जी हो, दयानंद राय जी हो, भैया भगवती दास जी हो, बनारसी दास जी हो, है ना, कुछ इनके पहले के हैं, कुछ इनके बाद के हैं, लेकिन सबकी एक ही परंपरा रही है, सभी एक ही बात कहते हुए नजर आते हैं। फिर भी जो विद्वत्ता का, जो भाषा शैली का, जो प्रतिष्ठा का लेवल टोडरमल जी का है, वो किसी और से तुलना करने जैसा नहीं है, नहीं कर सकते तुलना, वास्तव में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, वो भी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको दिखाया, किस तरह से एक एक शब्द पर, एक एक अक्षर पर उनकी बारीक निगाह रहती थी। आगे भी अपन देखेंगे टोडरमल जी की भाषा पे कितनी पकड़ती, ये मैं आपको दिखाऊंगा तो आप सोचेंगे कि हमें हिंदी का कितना ज्ञान है, और उस जमाने में भी टोडरमल जी को कितना ज्ञान था। किस शब्द में छोटी मात्रा लगानी और किस शब्द में बड़ी मात्रा लगानी, एक हिंट दे देता हूं, बाद में अपन उसकी चर्चा जरूर करेंगे। मिथ्या दृष्टि, आप बताइए छोटी ई की मात्रा आएगी कि बड़ी ई की मात्रा आएगी, क्या उचित है? हमने तो छोटी ई की मात्रा ही देखी है दुनिया भर में, तो हम तो वही लगाते हैं। आप पुराने हस्तलिखित ग्रंथ देखिएगा, पता चलेगा आपको। टोडरमल जी ने दोनों का प्रयोग किया है। अब आप सोचोगे हो सकता है भूल चूक से कहीं छोटी लगा दी हो, कहीं बड़ी लगा दी, ऐसा नहीं है, दोनों का अर्थ अलग है। मिथ्या दृष्टि, छोटी ई की मात्रा लगेगी तो उसका अर्थ अलग निकलेगा, और मिथ्या दृष्टि बड़ी ई की मात्रा लगेगी तो उसका अर्थ अलग निकलेगा। इसी तरह से तुच्छ बुद्धि और तुच्छ बुद्धि, अरे टोडरमल जी एक एक मात्रा पर जोर देते थे। आप कैसे कह सकते हो कि जोर देते थे? मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि उन्होंने छोटी काट करके बड़ी मात्रा लगाई, बड़ी काट करके छोटी लगाई, ऐसे प्रयोग किए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा इसमें।
ये सब चीजें हम देखेंगे। आज तो सिर्फ परिचय दे रहा हूं मैं आपको, ये सारी बातें हम देखेंगे कि तोडरमल जी ने एक एक शब्द पे, एक एक अक्षर पे कितना जोर दिया है, कितनी बारीकी से वो विषय का खुलासा किया। तो इस तरह से ये पूरा इतिहास जो मैंने आपको दिखाया कि हस्तलिखित ग्रंथ बने, उसके बाद प्रकाशन होने लगा, प्रकाशन भी अलग अलग भाषाओं में हुआ, अलग अलग संपादन हुए, अलग अलग संस्थाओं से ये सब प्रकाशित होकर के हमारे हाथ में पहुंचा है ना। 2-3 प्रतियां मैं आपको दिखाना चाहता हूं। एक तो है जिनका उपयोग अपन करेंगे, और जो मेरा आप सबसे निवेदन है कि अगर आप इस व्याख्यान माला को सुन रहे हैं तो आप ग्रंथ साथ में लेकर बैठें, क्योंकि मैं पेज नंबर बताऊंगा और बार बार पेज नंबर बदलेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक तो अपना तोडरमल स्मारक से अथवा सोनगढ़ से जो प्रकाशित है मोक्ष मार्ग प्रकाशक, ये आप लेकर के बैठें। इस ग्रंथ को, इस ग्रंथ के आधार से ही ये संशोधन आदि और ये सब विषय अपन देखेंगे।